नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय में हम बात करेंगे वो है बाल अपराध को लेकर। बाल अपराध को लेकर क्या है कानूनी प्रावधान, आज इसी पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अगर आप किसी और तरह की कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं, आपके जहन में कोई और सवाल भी है, तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अपना सवाल हम तक आप रख सकते हैं। आज का जो हमारा सवाल है वो है कि बाल अपराध को लेकर क्या है कानूनी प्रावधान। कानूनी सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री शरद सिंघानिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शरद जी। सर हम जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं इस एक्ट की महत्ता समझना चाहूंगा, उसके बाद समझना चाहूंगा कि इसकी जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी। देखिए, ये बाल अपराध ये उसी में बता रहा है कि जो भी बच्चे द्वारा अपराध है वो या तो कानून विरोधी भी हो सकता है या समाज विरोधी भी हो सकता है। तो कानून की नज़र में जो कानून के विरोध का है या फिर समाज का विरोध है, जिस तरह से कानून के विरोध में हुआ कि हिंसा किया या किसी संपत्ति वगैरह को नष्ट हुआ, ये कानून की नज़र में हो गया। समाज विरोधी अपराध जैसे वो अगर विद्यालय नहीं जा रहा, विद्यालय में अनुपस्थिति है, वो कोई अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहा है, या फिर उसकी वो जो रास्ते में आवारागर्दी वाले जो होते हैं वो उस तरह के किसी परिवेश में है, या माता पिता की उसकी गाइडेंस नहीं है तो माता पिता के आज्ञा का विरोध कर रहा है, ये समाज विरोधी है। तो कानून विरोधी समाज विरोधी को दोनों का इसमें जो पैरामीटर है वो बाल विरोध में लिया गया है और उसके हिसाब से अलग अलग कानून और उसके समाधान बताए गए हैं। जी ठीक है सर, इसकी जरूरत लेकिन आखिरकार क्यों पड़ी? क्या हमारे जो पहले से जो एक्ट हमारे पास थे, जो कानून हमारे पास था, उसमें डिफाइंड नहीं था इन चीज़ों को लेकर? उस एक्ट के द्वारा ज़्यादा डिफाइन किया गया उनको? इसमें और अधिक विस्तार रूप से बताया गया है और धीरे धीरे जो हम आंकड़ा देख रहे हैं कि जो किशोर अवस्था में जो अपराध है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और वो अपराध महिलाओं के खिलाफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसको लेके एक अलग कानून की व्यवस्था करनी पड़ी कि भाई कोई बालक या तो वो इंटेंशनली कर रहा है या अनइंटेंशनली कर रहा है, तो उसको आंकलन करके कोर्ट उस पर निर्णय करेगा। तो 18 से नीचे जो बालक हैं जो अभी मेजर नहीं हो पाए उनके लिए यह व्यवस्था की गई है और उनके अपराध को कोर्ट अपने पैरामीटर से नापेगा कि ये अगर किस परिवेश में ये अपराध हुआ है या इस अपराध में अगर वो अपराध हुआ है तो उसकी सुधार की गुंजाइश है तो वो सुधार के लिए उसको भेजेंगे, उसके लिए अलग जो रिहेबिलिटेशन वगैरह बनाए गए हैं, या फिर अगर उसकी कानूनी कार्रवाई करनी है तो उसके अलग प्रोविजंस है। ठीक है, इस वक्त मध्य प्रदेश से दाताराम हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। दाताराम ने बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी, बाल अपराध में भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए और उनको लागू क्यों नहीं किया गया है? देखिए ऐसा है, जुवेनाइल जस्टिस ये 2000 में लागू हुआ था और 2000 में इसमें क्लियर बताया गया है कि अगर 18 से नीचे का बालक है और उससे कुछ अगर अपराध हुआ है, जैसे मैंने भी शुरू में बताया जो अपराध उस तरह का अपराध हुआ है, तो वो उसका आंकलन करेगा, कोर्ट उसका पैरामीटर देखेगा कि वो किस परिवेश में ये अपराध हुआ है, अगर जानबूझ के वो अपराध हुआ है या फिर गलत संगत के कारण हुआ है, उसके हिसाब से कोर्ट को लगता है कि इसको मेरे को किस हिसाब से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और उसमें ये भी एक गुंजाइश रहती है कि ये इसका परिवेश गलत था, उस परिवेश गलत संगत के कारण इसने ये अपराध किया, तो उसमें जो सुधार की गुंजाइश है तो उसको सुधार के लिए भी भेजा जा सकता है। ठीक है, ये जो बाल अपराध की बात आपने कही, इस कानून में इस एक्ट के तहत कौन कौन आता है? क्या जो फीमेल जो होती हैं या मेल जो होते हैं इनके लिए अलग अलग प्रावधान है या फिर एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली? इसमें एज ग्रुप है, इसमें जो 2000 में जो ये एक्ट बना था उसमें बच्चों के लिए, बालक के लिए था 18 साल और जो लड़कियों के लिए था 16-18, इस तरह का दो अलग अलग बताया गया था। और उसमें फिर ये बताया गया था कि भाई उसके किस परिवेश में वो कर रहा है, और जो आकलन है कि 2012, 2013, 2014 इसमें हर साल 5000 से 6000 अपराध बढ़ते गए हैं। तो इसके लिए 2015 में
एक अलग से इसमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ गई। जो दिल्ली में जो निर्भया रेप कांड हुआ उसको लेके, उसमें जो मैं 2 मिनट समय लेना चाहूंगा जी, उसमें जो निर्भया कांड में हुआ उसमें माइनर के थ्रू, माइनर ने उसमें विक्टिम, माइनर एक्यूज था और माइनर को खाली इसीलिए छोड़ दिया गया कि भाई वो 18 से नीचे है, लेकिन उसका अपराध बहुत जघन्य था। तो 2015 में ये अमेंडमेंट हुआ कि 16 से 18 साल का कोई बालक अगर जघन्य अपराध करता है तो उसको जो जुवेनाइल जो बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि इसको एडल्ट के माफी की, इसके ऊपर उसी तरह से कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है सर, मैं इस बारे में और विस्तृत तौर पर आपसे जानूंगा। इस वक्त महाराष्ट्र से विजय हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। विजय, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर मैं कहना चाहता हूँ 2014 में वो जो हुआ था आपके साथ, वो जो लड़की के साथ। विजय, आपकी आवाज अब तक साफ नहीं आ पा रही है दरअसल, अपनी बात आप दोहराएं एक बार। सर जो 2014 में जो हुआ था वो लड़की के साथ जी जो ट्रेन में, जो बस में। जी हाँ विजय, आपकी दरअसल सवाल हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहरहाल पर नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आपको जल्द कॉल जाएगा, बेहतर सहायता आपकी इस बारे में जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। सर, जो निर्भया में आपके बाद आपने बताया कि 2015 में अमेंडमेंट हुआ था, तो कितना हेल्पफुल वो अमेंडमेंट हो पाया है अगर उसके बाद के केसेस पर नजर डाली जाए तो? इसमें 2 बोर्ड कंस्टिट्यूट किए गए हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में वो केस सबसे पहले जाता है और हर जिले में एक बोर्ड इस तरह की स्थापित किया गया है। और वो बोर्ड में जो एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और 2 सोशल वर्कर इसके सदस्य होते हैं। उस 2 सोशल वर्कर में एक लेडी मेंबर रहेगी। इस तरह से इसकी रचना की हुई है। और जहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नहीं है वहाँ पे ये पूरी कार्रवाई सेशन कोर्ट करेगा। ठीक है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो बाकी कोर्ट से अलग, एक अलग तरह की कोर्ट बनाई गई है जिसमें कि सिर्फ इसी तरह के मामले हैंडल किए जाते हैं कि अगर किसी भी जो 16 साल से या 18 साल से 16-18 के बीच के जो बच्चे हैं उनको कोई अपराध किया जाता है तो उनकी सुनवाई इस कोर्ट में होती है, इसी कोर्ट में होगी। और अगर इसमें लगता है कि उनको ये भी लगता है कि ये अपराध कोई गलत संगत के कारण हुआ है, इसका इंटेंशन नहीं था, तो वो उसके सुधार के लिए उसको दूसरी जगह भेज सकते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करके उसको सुधार के लिए अलग जगह उसको बनाया गया है जहाँ पे इनके इस तरह के बच्चों का सुधार किया जाता है। वो वहाँ भी भेज सकते हैं। तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा। अब यही कोर्ट अगर जिसको लगता है कि नहीं ये बहुत जघन्य अपराध है, हीरोनियस क्राइम है और इसके लिए एडल्ट की तरह ही हमको कार्रवाई करनी चाहिए, तो ये कार्रवाई उसी तरह होगी। ठीक है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जो आपने बात की सर, क्या हर जिले में होता है, तहसील स्तर पर होता है, कहाँ होता है? नहीं, हर जिले स्तर में इसकी रचना की गई है, लेकिन अभी हर जिले में इसकी रचना स्थापित नहीं हो पाई है। तो वहाँ पे जहाँ पे ये बोर्ड नहीं है वहाँ पे सेशन कोर्ट कार्रवाई करता है। सेशन कोर्ट कार्रवाई करता है। ठीक है, अगर कोई बालक ऐसे किसी भी संज्ञेय अपराध में या किसी घृणित अपराध में संलिप्त पाया जाता है, उसके बारे में अगर कोई शिकायत करनी है, तो क्या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है इसमें शिकायत करने का तरीका कुछ अलग है या फिर वही जो पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं कि पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज की जाए, फिर पुलिस आगे कार्रवाई इस बोर्ड तक लेकर जाएगी? वो पुलिस में शिकायत करते हैं, ये पूरा मामला पुलिस से फिर इस बोर्ड में जाता है और फिर अगर जो भी कार्रवाई है वो बोर्ड देखेगा, बेल देना या नहीं देना वो भी ये बोर्ड निर्णय करेगा। मैं एक घटना बताता हूँ। एक 8वीं क्लास के 2 बच्चों में इसी तरह हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ और एक ने दूसरे को मारा और वो इस तरह से छाती में लगा कि भाई उसकी वहां पे मृत्यु हो गई जी। तो जो वो उम्र थी वही 14 या 15 साल। तो ये पूरा का पूरा मामला बोर्ड के सामने गया और बोर्ड को लगा कि नहीं इस परिस्थिति में मेरे को बेल नहीं देना चाहिए, तो 15 दिन तक उसको जेल में रखा और उसके बाद उसको बेल मिली। तो ये सारा काम वो बोर्ड के निर्णय में रहेगा, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। जी ठीक है, इस वक्त फिरोजाबाद से सुनील हमारे दर्शक। सुनील, अपनी बात आप रखें। ऐसा सर ये बाल अपराध चल रहा है, इसे मौका देना चाहिए वैसे बच्चों को सुधारने का। ये बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। नहीं, ये बहुत ठीक है। इस तरह की कार्रवाई हो भी रही है और गवर्नमेंट ने अलग से इसके कई रिफॉर्म्स बनाए हैं और उस रिफॉर्म्स में एक रिफॉर्म्स ये भी है कि अगर कोई अनाथ बच्चे इस तरह का काम हो रहा है तो उनके आगे का एडॉप्शन, अगर कोई उनको एडॉप्ट करना चाहता है तो उसके कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं कि कौन उनको ले सकता है। जानूंगा आपसे, लेकिन पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो 16 से 18 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं और 16 से कम के होते हैं और 18 से जो ज्यादा के होते हैं, तीनों में कैसे कैसे सेग्रीगेट किया गया है सजा के प्रावधान, कार्रवाई की जो प्रोसीजर होता है, तीनों के लिए क्या क्या होता है? देखिए, मैंने जैसे बताया, अगर 16 से 18 वाला उसका अपराध लगता है कि जघन्य अपराध है और इसको इक्विवेलेंट टू एज ए मेजर उसको मानना चाहिए, तो उसके लिए मिनिमम सेंटेंस है 7 साल। वो 7 साल के लिए उसको जेल में रहना पड़ेगा अगर उसमें या तो रेप या फिर मर्डर इस तरह का अपराध हो गया है, जो 16 से 18 के बीच। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो आता है कि जिसको हम कहते हैं सीरियस ऑफेंस है जी, वो उतने सीरियस नहीं है।
जो थोड़े सीरियस है उनके लिए 3 साल से 7 साल की सजा है जी। और एक होते हैं पेटी ऑफेंसेज, जो हल्के ऑफेंस है जिसमें किसी को अश्लील वगैरह बातचीत करना या रास्ते में झगड़ा करना, उस तरह के अपराध में 3 साल की सजा बताई गई है जी। तो ये अलग अलग कैटेगरी बताई गई है कि हीनियस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस एंड पेटी ऑफेंसेस, तीनों का जो प्रावधान है सजा का वो भी अलग अलग बताया गया है। ठीक है, अगर कोई 16 साल से कम का अगर बच्चा होता है सर, वो किसी सीरियस ऑफेंस में या हीनियस ऑफेंस में संलिप्त पाया जाता है, तो फिर वहां पर कार्रवाई का प्रावधान क्या वहाँ पे है? ऐसा है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है जी। वो आंकलन करेगा कि किस परिवेश में इससे ये अपराध हुआ है। अगर वो अनाथ है तो उसका, या फिर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो और भी पहले कई तरह का इस तरह का काम कर चुका है, या फिर वो गलत संगत के कारण कर रहा है, उसमें सुधार की गुंजाइश है, तो उसके ऊपर वो जुवेनाइल बोर्ड केस नहीं चला के उसको सुधार के लिए अलग जो उन लोग का रहने की व्यवस्था होती है उसको वहाँ पे भेजेंगे और उसको एक मौका दिया जाएगा कि इसमें सुधार हो। ठीक है, लेकिन क्या सर सुधार गृह में 16 साल से 18 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं, क्या इनको नहीं भेजा जाता सुधार गृह के बिल्कुल लिए? भेजा जाता है, लेकिन ये कोर्ट आंकलन करता है कि किसको भेजना है और किसको नहीं भेजना। ठीक है, इस वक्त रायबरेली से सुनील हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। सुनील, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी सर। नहीं सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मान लो हमारे जैसे हमारा छोटा भाई है जी। तो उसको गलती से एक लड़का, दो आपस में खेल रहे थे तो दूसरा लड़का पानी में गिर गया, खत्म हो गया, और तो उसके लिए वो केस किए तो उस पर क्या हो सकता है? बिल्कुल, मेरा भाई अभी 8 साल का है। हाँ जी। ये आपको अगर आपके भाई के खिलाफ केस फाइल होता है तो आप पूरी की पूरी अपना डिफेंस सावधानी से आप ये दीजिए कि ये आपस में खेल खेलते हुए हुआ, ये एक एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मेंशरिया नहीं था किसी को मारने का, और ये इस तरह का दुर्घटना या एक्सीडेंट है, तो कोर्ट आपकी ये जो गवाही है, ये जो डिफेंस है उसको सुनेगा और उसके हिसाब से वो अपना निर्णय लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सुनील की बेहतर सहायता आपको मिली है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इस संबंध में या किसी और संबंध में, आप सीधे हम तक संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये बोर्ड कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ऐसे कौन कौन मेंबर्स होते हैं? इसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं जी। और 2 सोशल वर्कर होते हैं। उस 2 सोशल वर्कर में एक लेडी मेंबर, ये कैटेगरी बताई गई है। और उसके अलावा एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में एक चेयरमैन होते हैं और 4 सोशल वर्कर होते हैं। उस 4 सोशल वर्कर में एक लेडी मेंबर। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वो भी इसकी देखरेख करती है, उनके पास भी कंप्लेन जाते हैं, फिर वो उसको बोर्ड में आगे इसको भेजती है। जी ठीक है, इस वक्त देवरिया से राजन हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। राजन, अपनी बात आप रखें, कैसे आपके साथ हम लोग कर सकते हैं? तो मैं राजन मर्ते पार्टी बोल रहा था सर। मेरा सवाल यह है कि जो सर बाल अपराध की श्रेणी में जिन बच्चों को सजा होती है तो उनको बाल सुधार गृह में रखा जाता है, तो क्या वहाँ से कुछ ऐसी की व्यवस्थाएं होती हैं जिस तरीके से उस बच्चों के अंदर इस तरह का परिवर्तन आए कि वो आगे अपने दौर में जो है बाल अपराध से हट के और समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, हालांकि आपकी आवाज हम तक साफ राजन नहीं पहुंचेंगे। आपका सवाल मैं समझ चुका हूं काफी हद तक, बहुत वाजिब सवाल भी है सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बारे में। इनका सवाल ये है कि जो बाल सुधार गृह में भेजा जाता है तो वहां पर ऐसी क्या व्यवस्थाएं होती हैं कि बच्चों के दिमाग को किस तरीके से मोल्ड किया जाता है, बेहतर किया जाता है कि वो वापस आने के बाद समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके? बिल्कुल, बहुत अच्छा। वहाँ पे कई गाइडलाइंस बनाई गई है और उनको वहाँ पे पढ़ाई की भी व्यवस्था है, वहाँ पे उनको अपना काम भी कराया जाता है, कुछ काम उनके जिम्मे भी दिया जाता है। तो वहाँ पे अलग से उनकी क्लासेस भी चलती है जिससे उनका मानसिक स्तर बढ़े। तो कई तरह के वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उसको वहाँ पे फॉलो किया जाता है और उसमें पता भी लगता है कि भाई किसके ऊपर सही इसका प्रभाव पड़ रहा है या प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो इसके लिए बहुत लाभकारी हुआ है। इस उत्तराखंड से हरीश चंद्र हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। हरीश जी, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल असाइनिंग पीड़न जी कल्चर टेररिज्म हम कह सकते हैं जी। इसमें जूझ रहा हूँ 16 वर्षों से। मेरा बहुत अनुभव चल रहा है इस पर गाँव में। मैं पूर्व में प्रधान भी रहा हूँ। जी सर, अपना सवाल सर आप रखिए, क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या यही है, उत्पीड़न, असहनीय उत्पीड़न, कल्चर टेररिज्म से। सर, आपका सवाल बर्तन हम लोग समझने में समर्थ अभी नहीं हो पाए। आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं पहुंची हम तक, शायद इस वजह से ही। आपका नंबर लेकिन हरीश जी हम तक जरूर पहुंच चुका है। विश्वास रखिए, इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम की तरफ से आपको जल्द कॉल जाएगा और बेहतर सहायता इस बारे में आपको की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। लखनऊ से अशोक हमारे दर्शक। अशोक, अपनी बात आप रखें। हाँ, ऐसा है सर कि
दहेज का मामला चल रहा है मेरे बेटे का। जी। तो उसमें लड़की ने ये कहा है कोर्ट में कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, तो हम उस कंपनी का हमें पता है कि इसमें जॉब करती है, तो क्या हम लेटर डाल के आरटीआई मांग सकते हैं उससे? बिल्कुल सर, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन आरटीआई किसी प्राइवेट कंपनी में वो काम करते हो, प्राइवेट कंपनी के बाध्य है आरटीआई का जवाब देने के लिए? आप आरटीआई से मांग सकते, आप आरटीआई में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि पूरी कोर्ट की डिटेल देनी पड़ेगी कि इस कोर्ट में मैटर चल रहा है, मेरे को वहाँ पे जमा देना है कि इसकी इनकम है और इनकम क्या है। तो वो जो कंपनी है वो जरूर आपको देगी। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि ये लड़की इस यहाँ पे काम करती है, उस कंपनी को आप सम्मन करो, उस कंपनी से कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा और इसकी क्या सैलरी वगैरह है वो सैलरी कोर्ट में फाइल करेगा। अगर कोर्ट का डायरेक्शन होगा तो ये आप एडिशनल एक कार्रवाई और कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई प्राइवेट कंपनी बाध्य है इस तरह की किसी आरटीआई का रिप्लाई करने के लिए? बाध्य नहीं है, लेकिन उसको रीजन देना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं दे रही, पहली बात। और दूसरी बात, अगर कोर्ट का डायरेक्शन होता है तो वो कोर्ट के सामने अपने रिप्रेजेंटेटिव को पूरी कॉपी के साथ भेजेगी और उसको कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। आपको कोर्ट में सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई मेरे को किस लिए ये चाहिए। जी ठीक है। सर वापस हम टॉपिक पर लौटेंगे। जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जब हम लोग बात कर रहे थे, आपने कहा कि 3 लोग इसमें रहते हैं, एक जज साहब रहते हैं और 2 सोशल वर्कर इसमें रहते हैं, लेकिन जहां पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नहीं होता वहां पर सेशन कोर्ट उसकी सुनवाई करती है। तो सेशन कोर्ट में भी क्या फिर स्पेशली लोगों को अपॉइंट किया जाता है ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए, या फिर रेगुलर सुनवाई वहां पर? सेशन कोर्ट में रेगुलर सुनवाई होती है, लेकिन इनके लिए एक अलग कोर्ट होता है और उसमें डेट वगैरह भी अलग होती है और उसके जज खाली इसी तरह के मैटर देखते हैं। और एक चीज मैं और बताऊं कि इसमें एक हर एक हाई कोर्ट में एक कमिटी बैठती है जिसे हम कहते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस कमिटी। वो सिटिंग जज जो हाई कोर्ट के होते हैं उनकी देखरेख में होती है और वो मॉनिटर करते हैं कि ये एक्ट में ठीक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चाहे वो बोर्ड में है चाहे वो कमिटी में है। तो वो सिटिंग जज की देखरेख में सारा काम होता है। ठीक है। जब भी कुछ वक्त पहले आपने सर अडॉप्शन की बात की थी, जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनके साथ वो किसी ऐसी चीज़ों में शामिल पाए जाते हैं, तो अडॉप्शन की प्रोसेस भी सरकार उनका चलाती है, उनको सुधारने के बाद, सुधार गृह में भेजने के बाद। तो अडॉप्शन की वो प्रक्रिया क्या है और कैसे लोग गोद ले सकते हैं, कौन लोग इसको गोद ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ कैटेगरी बताया गया है कि कौन गोद ले सकते हैं, कौन गोद नहीं ले सकते और किसको गोद ले सकते हैं जी। तो इसमें जो गवर्नमेंट के रूल्स है उस रूल्स में यह बताया गया है कि जो गोद लेने वाले जो एडॉप्टिव फादर है वो फिजिकली साउंड होना चाहिए। पहली बात कि भाई वो खुद वेल स्टेब्लिश है, तभी वो किसी को गोद ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि भाई जिसको गोद ले रहे हैं वो चाहे सिंगल पर्सन भी हो सकता है, चाहे वो डाइवोर्सी भी हो सकता है, वो भी किसी को गोद ले सकते हैं। एक बात और है कि अगर कोई सिंगल पर्सन है, कोई मेल मेंबर है, तो वो कोई फीमेल या गर्ल चाइल्ड को गोद नहीं ले सकता, उसको मेल मेंबर को ही गोद लेना पड़ेगा। इस तरह की कंडीशन बताई गई है। सर कोई फीमेल मेंबर है तो क्या वो किसी मेल को गोद ले सकती है? नहीं नहीं, ये बताया गया है खाली कि भाई जो अपोजिट सेक्स वाले हैं वो इसमें गोद नहीं दे सकते। और जो डिसेबल पर्सन है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है कि भाई जो डिसेबल पर्सन है पहले आप उनकी तरफ ध्यान दें, उनकी सुधार की जरूरत है, उनको सिर पे छत की जरूरत है, उनको साया चाहिए, तो ये सारी कार्रवाई उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। जो सर अलीगढ़ से ईशा हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं अब तक। ईशा अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? मैं एक केस ऑलरेडी लड़ रही हूँ कंज्यूमर फोरम दिल्ली से। जी। मैंने लाजपत नगर के एक प्राइवेट डेंटिस्ट से मैंने टीथ का डेंटल इम्प्लांट करवाया था। जी। तो डेंटल इम्प्लांट में ऐसा होता है, इट इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द क्राउन सिस्टम। They actually drill into the nose bone. If you have an implant on top on the bone inside, and then they plant an implant, उसमें एक screw लगता है, फिर उसका covering लगती है। जी। तो वो within 9 months after lots of harassment by the dentist and his wife, 9 months के बाद वो procedure पूरा फिर भी नहीं हो पाया and he refused to do the work. तो मैं बीच में अटकी रह गई और उसके बाद विदिन 6 to 7 months वो निकल गया वो टीथ, और टीथ जो निकला वो इम्प्लांट से एम्बेडेड है अंदर बोन के अंदर, और लेकिन जो बाकी का हिस्सा था सब निकल आया। तो अब हम जो केस लड़ रहे हैं, तो जो हमारा ओपोनेंट वकील है उन्होंने WS फाइल नहीं किया 45 डेज के अंदर। तो अभी रिसेंटली उसने मुझे एक पर्सनल एक वो WS भेज दिया जिसमें कि उसने तमाम इल्जाम लगा के भेज दिए। ये बताइए, to counter with this, what shall I do? Actually, I have put in a claim of 10 lakhs.
बिल्कुल इशा, दरअसल आपके जो केस ऑलरेडी सब जुडिस होता है उसको बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए हमें केस के कागजात देखने बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बेहतर होगा एक बार आप केस से संबंधित कागजात जितने भी आपकी फाइल्स हैं वो पेपर्स आप हमें थ्रू ईमेल या थ्रू कुरियर उनकी कॉपियां हमें भेज दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि आपको आगे की कार्रवाई के बारे में बता पाएं। लेकिन सर जो बात, हाँ मैं एक चीज आपको बता दूं, जो आपने कह रहे हैं कि उन्होंने टाइम पे WS फाइल नहीं किया और आपको डायरेक्ट कॉपी भेज दिया, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। उसको कोर्ट से परमिशन लेना होगा और कोर्ट अगर वो परमिशन अलाउ करता है और वो आपके कॉन्सेंट से परमिशन अलाउ करेगा, या हो सकता है सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट करे, या हो सकता है नहीं भी करे, तभी वो कोर्ट के सामने वैलिड है। वो आपका पर्सनल जो सर्विस है उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक कोर्ट उसको परमिशन देके अलाउ नहीं करता। ठीक है, उम्मीद मैं करता हूँ ईशा की बेहतर सहायता मिली है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट आप हम तक भेज दीजिएगा। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत जल्द कॉल जाएगी और बेहतर आपको सहायता इस बारे में की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बेहतर सहायता दर्शक करने के लिए, बेहतर जानकारी इस पूरे मामले में देने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं आपकी हर तरह की कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ। अगर आप अपनी किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, कोई भी तरह की कानूनी समस्या आपके सामने है, किसी भी तरह की कानूनी जानकारी आप चाहते हैं, तो आप सीधे बेहिचक हमें फोन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर हमें लगातार फ्लैश हो रहे हैं, हमें कॉल कर आप हमेशा हमसे निःशुल्क और बेहतर कानूनी सहायता ले सकते हैं। नमस्कार।